Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी क्लासेस करंटली रन हो रही है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स एम्स CRE RRB और आपके नेक्स्ट नोट सेट के लिए भी ये जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर प्राइमरली फोकस जो अपना रहेगा वो रहेगा आपके एम्स CRE के एग्जाम को लेके। तो उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर MCQ सेशन में। ओके, तो जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को रखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में MCQs दिए गए थे उसी के सिमिलर, बट थोड़ा उनसे अच्छे पैटर्न के अंदर MCQs हम रखने वाले हैं, क्योंकि इजी MCQ तो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जो मैं आपको अदर लिखवा के सोल्व करवा दूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन, जो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उसमें इजी MCQ आपको मिल जाएंगे और MCQs भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बट थियरी क्लास में जब पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे केवल जो भी लिखवा रहा हूँ वो हर लाइन में आपके MCQ रहने वाला है। तो एज ए आप अपनी नोटबुक को लेके बैठिएगा ताकि आपको जो है एक प्रिसाइज नोट्स आपके पास में बन जाए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, which of the following drug should be used for treatment of hyperthyroidism in a pregnant female with 8 week of gestation। तो देखो यहाँ पे क्या है, 8 वीक ऑफ जेस्टेशन मतलब प्रेग्नेंट फीमेल है जिसमें कितना जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, 8 वीक का जेस्टेशन पीरियड चल रहा है और उसमें हमें ट्रीटमेंट करना है किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो कौन सी ड्रग यहाँ पे जो है दी जानी चाहिए, मेथिमाजोल, PTU, सोडियम आयोडीन या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, मेथिमाजोल, PTU, सोडियम आयोडाइड या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है कौन सी यहाँ पे ड्रग जो है दी जानी चाहिए। तो देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म के जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर कुछ ड्रग्स हम काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला अपना आंसर भी अपना क्या रहेगा, PTU, ठीक है। तो राइट आंसर अपना जो रहेगा वो क्या रहेगा, PTU। तो PTU यहाँ पे इतना ज़्यादा सेफ क्यों है, तो देखो उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। सेकंड, डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ T4 एंड T4 टू T3, ठीक है। T4 टू T3 में जो यहाँ पे कन्वर्जन होता है उसको यहाँ पे ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, इसका क्या होता है, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलता है इन कंपेरेटिव अगर हम डिस्कस करें तो मेथिमाजोल से। और नेक्स्ट क्या है, ये जो ड्रग है ये सेफ मानी जाती है किसमें, सेफ इन प्रेगनेंसी, स्पेशली कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। और यही MCQ आपसे एग्जाम में पूछा गया था और यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसके अलावा मेथिमाजोल भी हम यूज में ले सकते हैं, बट ये यूज में किस में लेते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म में लेते हैं, ना कि प्रेगनेंसी के अंदर। तो मेथिमाजोल, आयोडीन, ठीक है, इन सबको भी यहाँ पे जो है यूज में लिया जा सकता है। बट प्रेगनेंसी में अगर आपको पूछे, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अगर आपको दिया हुआ रहे तो वहाँ पे अपना आंसर क्या रखना है, PTU। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 8 वीक अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, मतलब स्पष्ट इसने बताया कि 8 वीक पे देनी है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब अगर यहाँ पे आपको बता देता कि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर देनी है या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है तो कौन सी यहाँ पे ड्रग हम काम में लेंगे। तो थर्ड ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो ड्रग काम में लेनी है वो है मेथिमाजोल, ठीक है। मेथिमाजोल यहाँ पे काम में लेनी है क्योंकि एक ऐसी ड्रग रहती है लेस हिपेटोटॉक्सिक। नेक्स्ट MCQ, every pregnant woman undergoes free antenatal checkup at 9th of each month, free medicines, free delivery including LSCS under JSSK,
व्हाट जेएसएसके स्टैंड फॉर। अब आपको पूछा गया है कि हर एक प्रेग्नेंट जो महिला है उनको क्या प्रोवाइड होता है, फ्री एंटीनेटल चेकअप प्रोवाइड होता है कब, एवरी 9th ऑफ द ईच मंथ, मतलब हर महीने की 9 तारीख को। फ्री मेडिसिन उसको यहाँ पे दी जाती है, फ्री डिलीवरी उसको प्रोवाइड की जाती है, एलएससीएस भी, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन भी जो है उसको यहाँ पे फ्रीली जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, किसके अंदर, जेएसएसके के अंदर। अब आपको पूछा गया कि जेएसएसके का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, सिंपल एमसीक्यू बढ़िया पूछा जा चुका है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा केंद्र, या फिर जननी शिशु स्वास्थ्य केंद्र। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए जेएसएसके की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल एमसीक्यू है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। इसकी इमेज भी एक बार आप देख लेना जरूर गूगल पे, इमेज बेस्ड एमसीक्यू के अंदर लोगो वगैरह देखे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं आजकल रिसेंट एमसीक्यूज में, पैटर्न में ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is being examined by the doctor for some occupational disease for which the कॉप्रोपोरपायरिन टेस्ट इज बीइंग डन, जिसके लिए जो है कॉप्रोपोरपायरिन टेस्ट भी यहाँ पे जो है किया गया है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द पेशेंट बीइंग स्क्रीन्ड। अब ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज की केस के अंदर पेशेंट आया है आपके पास में, डॉक्टर ने कौन सा टेस्ट उसके लिए बताया गया है फिर किया है, कॉप्रोपोरपायरिन यहाँ पे टेस्ट जो है यहाँ पे किया गया है। अब कौन सी फॉलोइंग डिजीज के लिए जो है ये पेशेंट यहाँ पे स्क्रीन किया जा रहा है, बिसिनोसिस के लिए, ब्रिलियोसिस, प्लम्बिनिज्म, या फिर विल्सन डिजीज। थोड़ा न्यू एमसीक्यू है अपने ऑक्यूपेशनल डिजीज के टॉपिक से, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, कॉप्रोपोरपायरिन टेस्ट कौन सी डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्लम्बिनिज्म, ठीक है। तो प्लम्बिज्म यहाँ पे जो है क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो ये जो टेस्ट है कॉप्रोपोरपायरिन, ये किसके लिए किया जाता है, एक प्रकार से एक ऐसा टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया कौन सा, स्क्रीनिंग टेस्ट। किसके लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो प्लम्बिज्म के लिए। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले इस टेस्ट का नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, तो लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर क्या रहता है इसका, अगर इससे लेवल अगर नीचे है तो ये पेशेंट क्या है, इसमें ये टेस्ट की कंडीशन कैसी है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो प्लम्बिज्म के अंदर और कौन से टेस्ट कर सकते हैं, तो यूरिनरी यूरिनरी लेड लेवल हम यहाँ पे असेस कर सकते हैं, कितना होना चाहिए यूरिनरी लेड लेवल, अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई ऐसे ऑक्यूपेशनल वर्क कर रहा है तो उसमें अगर कितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए, तो लेस देन 5 mg/L। नेक्स्ट आपको यहाँ पे और टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, वो है ब्लड लेड लेवल, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट कैसे हैं, पहली बात तो ये दोनों टेस्ट कैसे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक का लेवल कितना है, लेस देन 5, और ब्लड लेड लेवल ये कितना होना चाहिए, लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर 100 ml। और अगर ये आ रहा है तो ये लेवल कैसा कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल लेवल यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो अपना यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, प्लम्बिज्म। तो जिस पर्सन में प्लम्बिज्म आपको देखने को मिलता है उसमें क्या होता है, तो देखो एब्डोमेन पेन इसमें देखने को मिलता है पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्ट होता है कंसंट्रेशन करने में, मसल पेन और जॉइंट पेन भी जो है इस पर्सन के अंदर देखने को मिलता है, अटेक्सिया की कंडीशन होती है, कंफ्यूजन में रहता है ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन यहाँ पे फीचर्स आते हैं। इसके अलावा प्लम्बिज्म के अंदर अगर एक एमसीक्यू पूछ लिया जाए, प्लम्बिज्म के अंदर कौन से टाइप का एनीमिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो एनीमिया जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है
हाइपोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है या फिर आरबीसी की साइज कैसी हो जाती है, तो माइक्रोसाइटिक। तो हम इसको कह सकते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए हेल्दी बेबी वाया नॉर्मल डिलीवरी, अर्लीस्ट टाइम फॉर इंसर्शन ऑफ आईयूडी। ठीक है, तो इंट्रायूटेराइन जो डिवाइस हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो अर्लीस्ट टाइम कब होता है, जब एक नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिलती है और नॉर्मल हेल्दी बेबी आपको यहाँ पे डिलीवर होता है एक प्रेग्नेंट फीमेल को। तो उस केस में अगर हमें अर्लीस्ट टाइम फॉर इंसर्शन ऑफ आईयूडी पूछे तो कितना टाइम में हम अर्लीस्ट इंसर्शन कर सकते हैं? विद इन 48 आवर, आफ्टर 48 आवर टू 6 वीक, आफ्टर 4 वीक, या फिर आफ्टर 42 डेज ऑफ डिलीवरी। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो आपको पूछा गया है कि पोस्टपार्टम यहाँ पे आईयूडी जो हम यहाँ पे कब इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा एमसीक्यू है, बट ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। रिसेंट एग्जाम्स के अंदर एम्स भी यहाँ पे पूछने लगा है इस एमसीक्यू को। तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विद इन 48 आवर टू 6 वीक, सॉरी विद इन 48 आवर। ठीक है, विद इन 48 आवर अपना क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखो यहाँ पे आईयूसीडी के इंसर्शन के लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस बनी हुई है, किस प्रकार से हम आईयूसीडी इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर आपको एमसीक्यू पूछे पोस्ट प्लेसेंटल आईयूसीडी कब प्लेसमेंट करना होता है, तो हम आंसर कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स ऑफ प्लेसेंटा डिलीवरी। ठीक है, प्लीज आप इनको जो है नोट डाउन कर लीजिए, अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछे गए तो आपको जो है सब चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आपका यहीं से जैसे एमसीक्यू पूछा गया है पोस्ट पार्टम आईयूसीडी के बारे में, तो पोस्ट पार्टम आईयूसीडी हम यहाँ पे कब लगा सकते हैं, तो विद इन 48 आवर ऑफ विद इन 48 आवर्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। जो आपका ये एमसीक्यू बना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना यहीं पे इंट्रासिजेरियन इंट्रासिजेरियन इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है, हमें अगर आईयूसीडी प्लेसमेंट करना है तो ये हम कब कर सकते हैं, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा एंड बिफोर क्लोजर ऑफ द यूटेराइन इंसिजन। ठीक है, तो इंट्रासिजेरियन लगाना है आईयूसीडी तो हम इस टाइम पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर पूछ लिया आपसे कि इंटरवेल इंटरवेल आईयूसीडी इंसिजन इंसर्शन। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे डिलीवरी के बाद में कितना टाइम ड्यूरेशन हम ले सकते हैं आईयूसीडी को इंसर्ट करने के लिए, अगर नॉर्मली अगर आपसे पूछे तो आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी जो हम यहाँ पे आईयूसीडी जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इंसर्शन करने का टाइम अगर आपको पूछे तो ये आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी भी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो इसका अब ये नहीं है कि यहाँ पे तो विद इन 48 आवर हो गया, तो ये क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है कि अर्लीस्ट टाइम अगर आपको पूछे तो क्या क्या टाइम है, विद इन 48 आवर लगा दो। ठीक है, और ऐसे आप कब लगा सकते हो, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसके ऊपर आंसर अपना डिपेंड करता है। नेक्स्ट इन लास्ट एमसीक्यू इसी टॉपिक से अपना पोस्ट अबॉर्शन सर्विसेज के केस में आपको जो है आईयूसीडी अगर लगानी है तो हम कब लगा सकते हैं, तो 12 to 15 डेज आफ्टर अबॉर्शन जो है हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, इतने में हमें क्या मिल जाएगा, आफ्टर एंश्योरिंग
नो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ प्लेसेंटा या फिर फीटस, नो रिटेन प्रोडक्ट। तो 12 to 15 डेज आफ्टर जो हम यहाँ पे पोस्ट अबॉर्शन यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईयूसीडी इंसर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आईयूसीडी इंसर्शन के, इस प्रकार से हम अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए फीमेल प्रेजेंट विथ 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और सेक्सुअल असॉल्ट। एक फीमेल प्रेजेंट हुई है 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे, प्रेगनेंसी किसकी वजह से हुई है, उसको रेप या फिर सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एमटीपी, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। वन डॉक्टर ओपिनियन रिक्वायर्ड फॉर एमटीपी बिटवीन 20 to 24 वीक। MTP can be done in 20 to 24 week only if the procedure is life saving for the female. MTP can be done until 24 week. In this case, MTP can be done irrespective of time of gestation. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग MTP, क्या आंसर रहेगा? तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब कोई यहाँ पे रेप का या फिर सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है तो एमटीपी जो है यहाँ पे 24 वीक तक हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं प्रेगनेंसी का 24 वीक तक। ठीक है, अब क्या क्या गाइडलाइन है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक यहाँ पे स्लाइड दिख रही होगी जिसमें एमटीपी एक्ट जो यहाँ पे ओल्ड वन आपको यहाँ बताया गया है, और यहाँ पे एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट जो यहाँ पे 2021 में अमेंडमेंट हुआ था, इसका वापस कुछ संशोधन वगैरह हुआ था, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो इंडिकेशन यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहला इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। ठीक है, एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे अनमेरिड वुमेन को भी यहाँ पे जो है इसके अंदर कवर कर लिया गया था। जेस्टेशनल एज यहाँ पे नॉर्मल एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग कितनी थी, 20 वीक थी। ठीक है, फॉर ऑल इंडिकेशन, सभी के सभी इंडिकेशन में 20 वीक थी। अभी एमटीपी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, जो अभी संशोधन वगैरह हुआ था, उसके अंदर जो है 24 वीक कर दी गई है फॉर रेप सर्वाइवर्स के लिए, बियॉन्ड 24 वीक कर दी गई है सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज वगैरह। तो अगर एबनॉर्मलिटीज है, फीटल एबनॉर्मलिटीज है, कोई रेप सर्वाइवर है, उस केस के अंदर जो है 24 वीक या फिर उससे भी बियॉन्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यही आपसे एमसीक्यू पूछा गया था। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रिक्वायरमेंट होते हैं रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन से पहले कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो देखिए, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टिल 12 वीक। अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो हमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए था अकॉर्डिंग टू 1971 एमटीपी एक्ट। टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे 20 वीक के लिए। अब अभी आपको रिसेंट एग्जाम में इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू आएगा 2021 के अकॉर्डिंग। तो देखिए 20 वीक तक आपको एक आरएमपी चाहिए, और 20 to 24 वीक तक आपको जो है 2 आरएमपीज की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अलावा अगर हमें जो है आफ्टर 24 भी करना है तो उसके लिए जो है मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल हमें यहाँ पे चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे 24 वीक के आफ्टर जैसे फीटल एबनॉर्मलिटीज है तब करना है, तो इस केस में जो है मेडिकल बोर्ड के अप्रूवल हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं। ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर हम यहाँ पे एमटीपी करते टाइम हमने यहाँ पे वुमेन्स की यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है, ठीक है, ब्रेकडाउन किया, तो उसके लिए जो है फाइन लगता था 1000 रुपीज, और यहाँ पे क्या है, फाइन है, और इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पे 1 ईयर की मिल सकती है। तो ये यहाँ पे जो है ओल्ड एमटीपी एक्ट एंड न्यू एमटीपी एक्ट अकॉर्डिंग टू 2021 ये गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 से 3 एमसीक्यूज अपने यहाँ पे बनते हैं। एक तो यहाँ पे रेप एंड सर्वाइवल वाले में, और दूसरा कितने आपके यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के यहाँ पे नीड होती है कितने वीक के ऊपर। तो 20 वीक से पहले एक, 20 to 24 वीक पे 2 आरएमपीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों ही प्रकार के एमसीक्यू पूछे गए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, आई होप आपको सब चीजें जो है क्लियरिफाई यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से
सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 25। ओके, तो 75 किसके? नर्सिंग के, 25 किसके? जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है? पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था इमेज बेस्ड भी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप जब सबमिट करोगे, उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ठीक है, जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं? 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है? 90 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं? 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी? सब्जेक्ट और टॉपिक टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सीआरई प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका प्री सीआरई टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपके ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे, वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9 जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो आरएनसीसी की ऐप है वहाँ पे। ठीक है, तो 9 जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था? नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में जो वीकली जो प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वारीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है? 9588856774 हमारे सपोर्टिव नंबर। 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेंकोल कोलेरा वैक्सीन। तो शेंकोल कोलेरा वैक्सीन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Bivalent vaccine given in 2 liquid dose orally to children less than 1 year of age. Bivalent vaccine given in a single dose orally to more than 1 year of age. Monovalent vaccine given in 2 liquid dose orally with a bicarbonate buffer. Monovalent vaccine given in a single dose orally with a bicarbonate buffer. तो क्या आंसर अपना करेक्ट रहेगा सेंकोल वैक्सीन के रिगार्डिंग? और ये वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? कोलेरा में, कोलेरा के केस में। क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, कोलेरा की वैक्सीन के लिए हम दो टाइप की वैक्सीन जो है काम में लेते हैं।
फर्स्ट जो यहाँ पे टाइप आपका देखने को मिलता है वो है डुकोरल वैक्सीन, एंड सेकेंड टाइप जो रहता है वो है सैंकोल वैक्सीन। तो जो डुकोरल जो वैक्सीन है वो आपको कब देते हैं, तो मोर देन 2 ईयर की जो एज वाले जो चाइल्ड्स होते हैं उन्हें यहाँ पे जो है डोज दी जाती है इसकी। कितनी डोज हम काम में लेते हैं, तो 2 डोज हम इसको जो है काम में ली जाती है। कितने वीक से हम देते हैं, तो 2 वीक्स अपार्ट। और रूट इसका क्या रहता है, तो ओरल रूट इसका यहाँ पे दी जाती है। तो इसके बारे में तो पूछा नहीं आपसे, बट हम यहाँ पे इसको भी यहाँ पे देख लिया है। आंसर जो अपने यहाँ पे रहेगा इस एमसीक्यू में, देखो शेंकोल वैक्सीन के बारे में पूछा गया है, किस में देते हैं, तो मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, या फिर 1 साल के बच्चे को, या फिर इससे ज़्यादा की उम्र वाले बच्चे को यहाँ पे जो है कौन सी डोज यहाँ पे दी जाती है, शेंकोल वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसको भी जो यहाँ पे रूट क्या रहता है, तो ओरल रूट इसका यहाँ पे जो यहाँ पे ओरली इसको जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसकी कितनी डोज दी जाती है, तो 2 यहाँ पे डोज के अंदर ये दी जाती है। 2 वीक का जो है यहाँ पे गैप रहना चाहिए बीच में, ठीक है। और ओरल यहाँ पे जो है रूट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। 2 डोज 2 वीक्स अपार्ट जो है यहाँ पे डोज देनी। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बाईवेलेंट वैक्सीन है, गिवन इन 2 लिक्विड डोज, ठीक है। हमने देख लिया 2 लिक्विड डोज में देते हैं, ओरली इसका रूट रहता है, ठीक है। और चिल्ड्रन या तो 1 ईयर का है, या इससे अगर बड़ा है, ठीक है, इससे अगर बड़ी अगर इसकी एज है तो इस एज ग्रुप के अंदर हम ये ड्रग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है क्या, कि एज तो मिनिमम जो एज है वो मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए इस केस में, ठीक है। 2 लिक्विड डोज होती है, तो 14 डेज अपार्ट यहाँ पे जो है डोज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। कब देनी है, मोर देन 1 ईयर ऑफ एज के बच्चों को यहाँ पे जो है डोज दी जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का बाइकार्बोनेट बफर की वगैरह किसी भी प्रकार की यहाँ पे नीड नहीं होती है। और ये कौन से जो है सीरो ग्रुप की यहाँ पे बनी होती है, तो 01 और O39, ठीक है जी। इन दोनों यहाँ पे सीरो ग्रुप की बनी होती है। बस अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहता तो भी यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीरो ग्रुप कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस इस सैंकोल वैक्सीन के बारे में देख लेना, और दूसरा ये डुकोरल वैक्सीन के बारे में देख लेना। डुकोरल वैक्सीन मोर देन 2 ईयर ऑफ एज के चाइल्ड में दी जाती है, और शैंकोल वैक्सीन 1 ईयर या फिर इससे बड़े बच्चों के अंदर दी जाती है। डोज दोनों की यहाँ पे क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए अपना जो है ऑप्शन नंबर ए अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए हॉस्पिटल कलेक्टेड नेजोफेरेंजियल स्वैब फ्रॉम 1000 पेशेंट। एक हॉस्पिटल है जिसने क्या किया, कलेक्ट किए क्या सैंपल को, नेजोफेरेंजियल स्वैब को यहाँ पे कलेक्ट किए हैं 1000 पेशेंट से, एवरी डे फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, ठीक है। ऑनसेट ऑफ द डिजीज से यहाँ पे एवरी डे जो है 1000 पेशेंट के यहाँ पे सैंपल वो कलेक्ट कर रहे हैं। इट वॉज फाउंड दैट द काउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म वॉज मैक्सिमम ऑन द 5th डे। ये देखा गया था सैंपल्स के अंदर कि जब डिजीज का ऑनसेट ऑफ डिजीज से लेके, ठीक है, यहाँ पे सपोज अगर ऑनसेट ऑफ डिजीज हो रहा है तो इसका जो 5th डे है, इस डे पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एंड गिविंग मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, ठीक है। और साथ में इन 1000 पॉपुलेशंस में से 825 पेशेंट्स को यहाँ पे क्या हो गया है, मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी देखने को मिली है ऑन दैट डे। मतलब 5th डे कोई एक तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का आपको काउंट देखने को मिल रहा है, दूसरा इसी टाइम पे जो है मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिस पीरियड 5 डेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीज इज नोन एज। अब इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इस टाइप के पीरियड को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जनरेशन टाइम, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल, या फिर कम्युनिकेबल पीरियड। तो क्या आंसर रहेगा अपना, ये जनरेशन टाइम कहलाएगा, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा, सीरियल इंटरवल कहलाएगा, या फिर कम्युनिकेबल पीरियड कहेंगे इसको हम। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो देखिए हॉस्पिटल ने यहाँ पे कलेक्ट किया नेजोफ्रेंजियल स्वेब, 100 पेशेंट के यहाँ पे स्वेब कलेक्ट किए हैं इन्होंने, और उसमें से जो 5th डे है, 5th डे पे मैक्सिमम आपको ऑर्गेनिज्म का काउंट देखने को मिला, प्लस इन्फेक्टिविटी भी इसी टाइम पे ज़्यादा देखने को मिली।
तो इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेशन टाइम। ठीक है, इसे हम कहते हैं जनरेशन टाइम। इसके यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिल गई। जनरेशन टाइम सिंपली हम कहेंगे मैक्सिमम कम्युनिकेबिलिटी पीरियड। ठीक है, मतलब क्या? कोई पैथोजन है, होस्ट की बॉडी में एंट्री हुआ, होस्ट की बॉडी में एंट्री होने के बाद में उसका मैक्सिमम कम्युनिकेबिलिटी पीरियड कब आया, कब देखने को मिलता है? इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड तो हम सबको पता ही है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एंट्री होता है और फर्स्ट साइन और सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं पेशेंट में, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसके अलावा सीरियल इंटरवल के बारे में हम क्या कहेंगे? कोई प्राइमरी केस है, प्राइमरी केस से सेकेंडरी केस में जो यहाँ पे डिजीज जो यहाँ पे फैल रही है, उस टाइम पीरियड को, इंटरवल को हम क्या कहते हैं? सीरियल इंटरवल। ठीक है, सिंपल तरीके से मतलब ऐसा टाइम डिफरेंस जो प्राइमरी जो डिजीज जो यहाँ पे कॉज हुआ, जिस पेशेंट को कॉज हुआ है, उससे सेकेंडरी किसी पर्सन को यहाँ पे डिजीज कॉज हुई है, सेम डिजीज कॉज हुई है, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सीरियल इंटरवल होना। किसी भी डिजीज का सीरियल इंटरवल इस प्रकार से बताता है। बाकी कम्युनिकेबल पीरियड तो वही जो जिसके अंदर जो है डिजीज जो है एक दूसरे से फैल सकती है, वो यहाँ पे कम्युनिकेबल पीरियड है। ऐसा कुछ यहाँ पे स्पेशल टर्म नहीं है, जैसा जनरेशन टाइम के बारे में बताया गया है, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताया गया है और सीरियल इंटरवल के बारे में बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू। A homeless man comes with diarrhea, dementia and exfoliative dermatitis। क्या हो रहा है उसमें? देखो ट्रिपल डी आपको यहाँ पे साइन देखने को मिल गए हैं। डायरिया हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, डर्मेटाइटिस हो रहा है। ही कंज्यूम एल्कोहल कॉन्शियसली ओकेजनली। ठीक है, उसका जो यहाँ पे एल्कोहल कंजप्शन भी जो है ओकेजनली हो रहा है। ही एडमिट टू हैविंग सबसिटिंग एक्स इन द स्टेपल डाइट। उसकी डाइट में से जो है वो ये भी यहाँ पे एडमिट कर रहा है, कुछ एक चीज जो है वो कम यहाँ पे यूज में लेता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स मोस्ट लाइकली टू बी। अब ये जो है एक्स क्या होना चाहिए? व्हीट होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, मेज होना चाहिए या फिर पीनट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब वो डाइट में ऐसा क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये जो कंडीशंस हैं जैसे डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, आपको यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल सकती है। इनमें कौन सा फूड अगर वो यहाँ पे डाइट में अगर सब्सिटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन से फूड की सब्सिटिंग आपको देखने को मिलेगी जिससे ये जो कंडीशन है कोट हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर इतना तो हमें पता लग ही गया होगा कि ये जो डिजीज कंडीशन कौन सी है, पेलेग्रा है। ओके, पेलेग्रा के बारे में एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं अभी भी, तो पेलेग्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से फूड है जो पैलेग्रोजेनिक फूड है। ठीक है, तो पैलेग्रोजेनिक फूड के अंदर कौन कौन से फूड आते हैं? तो एक आता है आपका मेज, दूसरा आता है जवार। ठीक है, मेज एंड जवार। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो पैलेग्रोजेनिक फूड कौन से होते हैं? मेज एंड जवार। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफिशियंसी इनमें देखने को मिलती है किसकी? इट इज। तो पैलेग्रा किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। तो नियासिन की यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नियासिन की डिफिशियंसी हुआ किस वजह से? लो ट्रिप्टोफैन डाइट से। मेज में क्या होता है? लो ट्रिप्टोफैन डाइट होती है। ठीक है, जिससे क्या देखने को मिलता है? नियासिन की डिफिशियंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब ठीक है, मेज का तो हो गया, पता लग गया हमें। अब जवार में ऐसा क्या होता है जिससे पेलेग्रा हो सकता है? तो जवार के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? हाई ल्यूसिन कंटेंट। ठीक है, जवार के अंदर जो है हाई ल्यूसिन कंटेंट देखने को मिलता है और मेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? लो ट्रिप्टोफैन डाइट इन मेज। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? क्योंकि पेलेग्रा पूछा गया है, ट्रिपल डी साइन किसमें होता है? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, और अभी 4 भी ऐड हो गया, वो होता है डेथ। तो सारे किसको बारे में बता रहा है? यहाँ पे पेलेग्रा के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे इसके क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स में देखने को मिलते हैं, तो देखो डायरिया हो ही गया, डर्मेटाइटिस हो ही गया,
एंड डिमेंशिया जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ट्रिपल डी फेमस आपके यहाँ पे साइन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट को? ग्लोसाइटिस, स्टोमाटाइटिस, ठीक है। पेशेंट जो है इरिटेबिलिटी रहेगा, पेशेंट में डिप्रेशंस वगैरह रहेंगे, ऐसी कंडीशंस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो कंडीशन क्या हो जाएगी? और ज़्यादा फेटल हो जाएगी। फेटल होने की वजह से एक और डी ऐड हो जाएगा, जो कौन सा होता है? डेथ वाला डी। नेक्स्ट, अगर आपको पूछ ले गुड सोर्स के बारे में बता दो, ताकि जो है नियासिन की कमी ना हो और पेलेग्रा ना हो पेशेंट्स में, तो क्या हो आपको देखने को मिलेंगे? तो देखो, मिल्क हाई मिलता है। ट्रिप्टोफेन किस में हाई मिलता है? मिल्क में मिलता है। ऑर्गन मीट के अंदर आपको देखने को मिलता है हाई लेवल देखने को मिलता है। नट्स में इसका लेवल हाई मिलता है, एंड लेग्यूम्स में भी इनका लेवल जो है हाई देखने को मिलता है, हाई ट्रिप्टोफैन लेवल। तो इस प्रकार से भी आजकल आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, लाइक एज ए सिनेरियो बना के। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। Which of the following is not include in the school health program under आयुष्मान भारत? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो यहाँ पे अंडर है किसके? आयुष्मान भारत में, उसमें कौन सा जो है थिंग आपका, कौन सा ऑप्शन जो है इंक्लूड नहीं है? हेल्थ स्क्रीनिंग, डिवॉर्मिंग फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, सैनिटरी नैपकिन्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, या फिर मंथली आयरन फोलिक एसिड टेबलेट फॉर ऑल चिल्ड्रंस। तो क्या आंसर अपने यहाँ पे देखने को मिलेगा? मतलब आयुष्मान भारत के अंदर जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आता है, तो उसके अंदर कौन-कौन सी नीड्स को जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और किसको नहीं किया गया? आपसे क्या पूछा गया है? नॉट इंक्लूडेड आपसे पूछा गया है। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो क्या आंसर उसका देखिए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है अंडर किसके? आयुष्मान भारत के। तो उसके अंदर कुछ वेरियस एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब क्या-क्या एक्टिविटीज़ है देखिए, सबसे पहले इसके अंदर एक्टिविटी आपको क्या देखने को मिलती है? एडोलेसेंट फ्रेंडली सर्विसेज। सेकंड सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है बाई एनुअल। डी वार्मिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। थर्ड आपके आपको देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। फोर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड्स की यहाँ पे जो है टेबलेट्स जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। एंड फिफ्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल केयर भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाती है, और न्यूट्रिशनल केयर भी जो है यहाँ पे दी जाती है। तो किसे यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं किया गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मंथली आयरन फोलिक एसिड टेबलेट नहीं होती है, ये कैसी होती है? वीकली होती है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत मिशन। नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रोटा वायरस वैक्सीन? तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है रोटा वायरस वैक्सीन से रिलेशन में? अवेलेबल एज मोनोवेलेंट एंड पेंटावेलेंट वैक्सीन, नॉट रिकमेंडेड आफ्टर 6 months of age, इट इज ए सब यूनिट वैक्सीन, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? क्या ये मोनोवेलेंट पेंटावेलेंट दोनों में ही अवेलेबल है? रिकमेंड नहीं होती है 6 month ऑफ एज के बाद में? क्या ये सब यूनिट वैक्सीन है, या फिर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इसके अंदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहता है? ओरल रूट। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रोटा वायरस वैक्सीन। तो देखिए,
सबसे पहली बात तो क्या अवेलेबल इज मोनोवेलेंट एंड पेंटावेलेंट वैक्सीन, बिल्कुल यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। अब अगर आपसे पूछ ले मोनोवेलेंट वैक्सीन का एग्जांपल बता दो रोटा वायरस के लिए, तो देखो फर्स्ट वन है रोटारिक्स, सेकंड है रोटासिल एंड थर्ड वन कौन सी है, रोटावेक। तो ये तीन टाइप की जो वैक्सीन है वो सारी कौन सी है, मोनोवेलेंट है। अगर आपको पेंटावेलेंट का पूछे तो पेंटावेलेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, रोटाटेक। तो ये वैक्सीन का टाइप कौन सा होता है, पेंटावेलेंट। तो बिल्कुल ये मोनोवेलेंट भी होती है, पेंटावेलेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉट रिकमेंडेड आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड कब किया है, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ ऑफ एज जो है इसको रिकमेंड किया गया है। ये जनरली जो है इंटू ससेप्शन के साथ में ये आपको रोटा वायरस इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इट इज ए सब यूनिट वैक्सीन, ये स्टेटमेंट अपना क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। तो यही आपको आंसर क्या है, करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट का ही पता लगाना था। देखिए, तो ये वैक्सीन कौन सी है, सब यूनिट वैक्सीन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन कैसी होती है, ये वैक्सीन का एग्जाम्पल है कैसा, लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सब यूनिट वैक्सीन। ओके, क्यों, क्योंकि लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओरल यहाँ पे जो है रूट देना है। इसके अलावा जो आपकी जो ड्रग है रोटासिल, ठीक है, जो आपकी ड्रग है रोटासिल, वो यहाँ पे कितने ड्रॉप्स उसके अंदर दिए जाते हैं, तो 2.5 ml यहाँ पे जो है ड्रॉप, 2.5 ml यहाँ पे यूज में लिया जाता है। ठीक है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। जनरली रूट इनका कैसा रहता है, ओरल। बट अगर आपको रोटासिल का पूछे अलग से, तो 2.5 ml यहाँ पे जो है ड्रॉप के अंदर 2.5 ml यहाँ पे जो है दिया जाता है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपसे सिंपल पूछे रोटावेक के बारे में, तो इसके कितने एमएल जो यहाँ पे दिए जाने चाहिए, या फिर कितने ड्रॉप्स इसके दिए जाने चाहिए, तो 5 ड्रॉप जो है इसके पिलाए जाते हैं। ठीक है, इसका 2.5 ml, इसका रोटावेक का कितना, 5 ड्रॉप। मतलब जो मोनोवेलेंट वैक्सीन है उन्हीं के बारे में एमसीक्यू पूछा गया है। रोटावेक के लिए किसी प्रकार का रिकॉन्स्टिट्यूशन की नीड नहीं होती है, नो रिकॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफाइल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे पॉलीसेकेराइड वैक्सीन का एग्जाम्पल नहीं है, न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन का कौन सा ये टाइप नहीं है। तो देखिए, कुछ वैक्सीन के टाइप होते हैं, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ऐसे कुछ टाइप्स के अंदर वैक्सीन की कैटेगरीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। उसके बेसिस में कौन सी वैक्सीन जो है पॉलीसेकेराइड कैटेगरी में नहीं आती है, तो राइट आंसर अपने आप जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली जो वैक्सीन का टाइप है वो कौन सी है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन की कैटेगरी में कौन कौन सी वैक्सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो सबसे पहले तो अपन ये ले लेते हैं, हेपेटाइटिस बी को इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इंक्लूड करते हैं एच इन्फ्लुएंजा को, टाइप बी। नेक्स्ट हम इंक्लूड करते हैं ए सेलुलर परटूसिस को। ये होगी सारी की सारी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, इसके बाहर एग्जाम्पल में आपको नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि कॉमन वैक्सीन है, इन्हीं से एमसीक्यू बनते आए हैं। सेकंड है कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, तो देखिए, न्यूमोकोकल, नेक्स्ट मेनिंगोकोकल, नेक्स्ट एच इन्फ्लुएंजा बी, इसके अंदर भी रहता है और इसके अंदर भी। ठीक है, दोनों के ही अंदर ही आपको एच इन्फ्लुएंजा का आपको जो है टाइप देखने को मिलता है, टाइप बी। इसके अलावा टाइफॉइड वी आई। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है, तो कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन की कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है।
नेक्स्ट देखिए रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती है? तो हेपेटाइटिस बी, नेक्स्ट एचपीवी, एंड नेक्स्ट कॉलेरा बी टॉक्सिन। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई आपकी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हो गई। अब हम जो है फिर कभी डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट कौन सी होती है, प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होती है, क्या क्या होता है, एंड कॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन के बारे में, इन सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट कभी डिस्कशन करेंगे। अभी हम चाहते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, which of the following is the best test used for the malarial parasite species detection? तो सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है जिससे हम जो है मलेरिया पैरासाइट स्पीसीज का डिटेक्शन कर सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्रीडिन ऑरेंज स्टेन थिन स्मीयर, जेमेसा स्टेन थिन स्मीयर, जेमेसा स्टेन थिक स्मीयर, या फिर क्वांटिटेटिव बफीकोट। क्या आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो मलेरियल पैरासाइट स्पीसीज के डिटेक्शन के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है? क्या आंसर रहेगा अपना इस केस में? सिंपल सा एमसीक्यू है, मलेरिया पैरासाइट की स्पीसीज का डिटेक्शन करना है। ओके, तो देखिए यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है, एक्रीडिन ऑरेंज स्टैंड थिन स्मीयर, इसके साथ में और कौन सा, क्वांटिटेटिव बफी कोट। तो ये जो दोनों स्टेन है, या फिर मैं कहूँ क्यूबीसी और जो एक्रीडिन ऑरेंज स्टेन थिन स्मीयर, ये दोनों किसको एस्टिमेट करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ पैरासाइट। ठीक है, तो ये जो है पैरासाइट की क्वांटिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं कौन सा, एक तो एक्रेडिन ऑरेंज स्टेन थिन स्मीयर, और दूसरा क्वांटिटेटिव बफी कोड। इसके तो नाम में ही है क्वांटिटेटिव, मतलब पैरासाइट की क्वांटिफिकेशन करने के लिए कौन किसकी नीड पड़ती है? तो दो हमें जो है बेस्ट टेस्ट की नीड पड़ती है, एक तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव बफी कोड टेस्ट, दूसरा एक्रेडिन ऑरेंज स्टेन थिन स्मीयर की टेस्ट जरूरत पड़ती है। किसके लिए? क्वांटिफिकेशन करने के लिए, मतलब इसकी क्वांटिटी वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू ये बनता है थिक स्मीयर। ठीक है, जेमेसा स्टीन का अगर थिक स्मीयर के बारे में पूछा रहता है तो ये किसके लिए काम में आता है? इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरासाइट। तो ये तो जो है पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या रहता है, अपने को क्या पता लगाना है? पैरासाइट की स्पेसीज का डिटेक्शन करना है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जेमेसा स्टेन थिन स्मीयर। तो थिन स्मीयर से हम क्या कर सकते हैं? स्पेसीज का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक से कि दो दो से फर्स्ट वन एंड डी वन से क्या हो रहा है, क्वांटिफिकेशन हो रहा है, क्वांटिटी वगैरह का आइडिया लगता है अपने को। दूसरा आइडेंटिफिकेशन करना है कौन सा पैरासाइट है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए थिक स्मीयर की नीड पड़ती है। और स्पेसीज का डिटेक्शन करना है, पैरासाइट की स्पेसीज का डिटेक्शन करना है, तो वहां पे कौन सा चाहिए अपने को? जेमेसा स्टेन थिन स्मीयर की हमें जो है नीड वहां पे पड़ती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी लेप्रोसी ड्रग कैन कॉज स्किन हाइपर पिगमेंटेशन? ठीक है, ऐसी कौन सी एंटी लेप्रोसी ड्रग है जो स्किन हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर सकती है? डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, रिफाम्पिसिन, या फिर ऑफ्लॉक्सासिन। तो यहाँ पे अपना क्या आंसर करेक्ट रहेगा?
स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन कौन सी एंटी लेप्रोसी ड्रग कोज करती है? तो देखिए सारी की सारी जो ड्रग्स हैं वो हम यहाँ पे लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेप्सोन तो हम सबको पता है लेप्रोसी के केस में लेते हैं। क्लोफाजामिन, रिफाम्पिसिन भी जो है हम यहाँ पे लेप्रोसी के केस के अंदर यूज में लेते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन भी लेप्रोसी के केस में यूज में ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली यहाँ पे जो अपना आंसर की अगर हम बात करें तो अपना आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा? राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोफाजिमाइन। ठीक है, रिसेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है, नोट सेट के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे साइड से। प्लीज इसको भी यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लेना। तो मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे जो वीडियोज रहते हैं उनको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। तो देखिए फर्स्ट वन जो आपका यहाँ पे जो है ड्रग हमने जो चूज की है राइट आंसर पे, तो वो है क्लोफाजिमिन। तो क्लोफाजिमिन ड्रग के बारे में और हम क्या पढ़ सकते हैं? स्किन पिगमेंटेशन यहाँ पे क्या करते हैं? हाइपर पिगमेंटेशन करते हैं। समझ सकते हैं यहाँ से क्या? ब्राउन रेड डिसकलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, तो ये क्या कोज करती है? ब्राउन रेडिश डिसकलरेशन कोज करती है स्किन का। इसके बाद में कंजक्टाइवल ड्राइनेस करती है। कंजक्टाइवल ड्राइनेस यहाँ पे जो है कोज करती है और पेन कोज करती है कहाँ पे? एब्डोमेन पे। ठीक है, तो देखो मैं जो लिख रहा हूँ उससे बेहतर है कि आप जो है अच्छे से ईयरफोन लगा के मेरी आप जो है बैठें। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा अच्छा करके, ताकि जो मैं लिख रहा हूँ वो आप सभी को जो है प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, प्लीज़ कमेंट मत करना कि यहाँ पे जो है हैंड राइटिंग थोड़ी स्मॉल आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अब ऐसी हम सब क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो हमें कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है, वो हमें यहाँ पे करना होता है। तो उसके लिए जो है ऐसी सिंपल सी कंप्लेंट्स हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो कंजक्टाइवल ड्राइनेस, दूसरा एब्डोमेन पेन इसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कौन सी ड्रग है? डेप्सोन। डेप्सोन के बारे में अगर आपसे एमसीक्यू पूछे तो ये क्या कोज करती है? देखो डेप्सोन एक कोज करती है क्या? एनीमिया कोज करती है। एनीमिया की वजह से बॉडी कैसे हो सकती है? तो पैलर हो सकती है। इसके अलावा डेप्सोन क्या कोज कर सकती है? तो डर्मेटाइटिस कोज कर सकती है। नेक्स्ट डेप्सोन क्या कोज कर सकती है? तो जॉन्डिस के जैसे सिम्टम्स यहाँ पे कोज कर सकती है। एनोरेक्सिया कोज कर सकती है। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड वॉमिटिंग की कंडीशंस भी यहाँ पे डेप्सोन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा डेप्सोन क्या कोज कर सकता है? बॉडी के अंदर फेस पे और पीठ पे क्या कोज कर सकता है? एडिमा भी जो है कोज कर सकता है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे डेप्सोन से रिलेटेड। लास्ट आपकी जो ड्रग है यहाँ पे कौन सी? रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन के बारे में तो हम सब पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। तो रेडिश रेडिश कलरेशन करती है बॉडी के जो सिक्रेशंस होते हैं उनको। ठीक है, उनके जो है रेडिश ऑरेंजिस कलर के सिक्रेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यूरिन के, सलाइवा के, स्वेट के। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? पेशेंट को एजुकेट करना है। तो एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन से यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर भी यहाँ पे जॉन्डिस कोज हो सकता है, एनोरेक्सिया कोज हो सकता है, वॉमिटिंग ये भी जो है यहाँ पे डिजीज कोज करवा सकती है। इसके अलावा रिफाम्पिसिन से एक और कंडीशन देखने को मिल सकती है, वो है एलर्जिक कंडीशंस। तो अर्टिकारिया वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है रिफाम्पिसिन की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डिसफंक्शन? अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है तो किसका जो यहाँ पे कंडीशन किसके साथ में एसोसिएट हो सकती है कंडीशन? फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेलेनियम, कॉपर या फिर मोलिब्डेनम। तो किसकी डिफिशियंसी की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है? ठीक है, डिफिशियंसी की वजह से जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन कोज हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, जिंक। अगर बॉडी में जिंक की कमी होती है उसकी वजह से क्या हो सकता है? सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। सेकंड, ग्रोथ फेलियर हो सकती है क्लाइंट की। ठीक है, पसंद जो है ग्रोथ फेलियर हो सकता है। लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट, और हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे क्या हो सकता है? डिले हो सकता है किसके अंदर? वुंड हीलिंग में। अगर जिंक अगर बॉडी के अंदर डिफिशियंसी है तो यहाँ पे वुंड हीलिंग डिले हो सकती है। अब आपको पूछ ले कि हमें तो रोल बता दो जिंक के, कि भाई जिंक किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक तो इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए जिंक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी बूस्टर होता है ये।
इसलिए जिंक जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्यूनिटी अगर कम रहेगी तो पर्सन क्या रहेगा, प्रोन टू इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर ये तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर किसी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जिंक की डिफिशियंसी होती है तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब अगर मदर में जिंक की डिफिशियंसी अगर आपको देखने को मिलती है तो क्या देखने को मिलता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन आपको देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और एनेंसेफेली ये भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये था राइट आंसर अपना क्या, जिंक। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की, कि क्या है आरएनसीसी। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।